गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है मई 25 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। आज दो टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस से यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं और जिनमें से हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक प्रीलिम्स वाले पर्सपेक्टिव से हम लोग करेंगे, जहाँ पे एक अमीबिया के बारे में बात करेंगे जो कि ब्रेन ईटिंग करता है। तो एक अनफॉर्चुनेट से इंसिडेंट हुआ है, एक बच्चे की डेथ हो गई इसकी वजह से, उसके बारे में बात कर सकते हैं। उसके अलावा थिएटर कमांड के बारे में बात करेंगे। पहले भी हम लोग इस टॉपिक को कर चुके हैं, तो जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये टॉपिक थोड़ा रिवीजन वाला हो सकता है। जो नए एस्पिरेंट उनके लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक हो सकता है, क्योंकि अभी आफ्टर इलेक्शंस थिएटर कमांड इंडिया में बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इंडिया में एक ही थिएटर कमांड है जो अंडमान निकोबार में है। उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे थिएटर कमांड क्या होती है, इसकी क्या नीड है, क्या क्या चैलेंजेस हैं और इसका प्रोसीजर क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसका ड्राफ्ट ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुका है। करेंट सेलोम क्या होता है, प्लेसेस इन न्यूज में ज्योग्राफी वाले सेक्शन से हम इसको पढ़ेंगे। हालांकि ये टॉपिक आपका इंटरनेशनल रिलेशन से आता है और जियोपॉलिटिक्स से आता है, लेकिन प्लेसेस इन न्यूज ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है, 2 लाइन का, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। उसके अलावा इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, ये टॉपिक कल आया था पेपर में, लेकिन कल इसको टाइम की कमी की वजह से नहीं कर पाए थे। आज इसको बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं। ये तो भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही है ज्यादा। वोटर टर्नआउट के बारे में बात कर सकते हैं। इंडिया में वोटर टर्नआउट कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। उस कॉन्टेक्स्ट में ये एडिटोरियल दिया गया है, इसके बारे में बात कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस नहीं की गई है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, स्पेशली अमेरिका के बारे में ठीक ठाक सी बात की गई है, लेकिन हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो जान सकते हैं वो जानेंगे। इंडिया में वोटर टर्नआउट कम क्यों होता है, इसका क्या इंप्लीकेशन हो सकता है। लेकिन आपको एक बात बताता चलूं कि हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फीडबैक फॉर्म दिया हुआ है। प्लीज उस फीडबैक फॉर्म को सभी बच्चे फिल करें। पूरी तरह से अनोनिमस रहने वाला है, अपना नाम वगैरह बताने की जरूरत नहीं है इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन सभी उसको फिलअप जरूर करें, ताकि आपका और हमारा डीएनए का एक्सपीरियंस और ज्यादा बेटर हो सके। चलिए जी, बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। लेकिन फ्रंट पेज पे देख लेते हैं। फ्रंट पेज पे एक न्यूज थी, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू इशू इंटरिम ऑर्डर ऑन द वोटर डेटा। और ये जो है टॉपिक कई दिनों से चल रहा था। हम लोगों ने इसमें डिटेल में डिस्कशन भी किया था कल। और जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बता दूं, ये कल वाला कंटेंट है जो सेल्फ स्टडी के लिए आज मैंने डाल दिया है, जिन्होंने कल डीएनए नहीं देखा था। तो उसमें ये बताया गया है कि इंडिया में वोटर टर्नआउट का क्या प्रोसीजर होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर जो एलिगेशंस लगाई गई हैं उन्होंने क्या रिस्पॉन्स किया है, फॉर्म 17C क्या होता है। ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, फॉर्म 17C। अब उसी कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल दिया गया है। बेसिकली हमारे पास एक बड़ा फेमस एनजीओ है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पीआईएल फाइल किया और पीआईएल फाइल करके ये कहा कि साहब, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये गाइडलाइंस दे दीजिए, इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, डायरेक्टिव्स दे दीजिए कि वो जल्दी से जल्दी जो वोटर टर्नआउट है, जो वोटर टर्नआउट है कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, बूथ वाइज, उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करे। और जो 17C है, इनकी जो स्कैंड कॉपी है, क्लियर कट स्कैंड कॉपी, उसको भी अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करे। क्यों करे? क्योंकि हुआ ये कि जो वोटर टर्नआउट है इसका डेटा चेंज हो गया। पहले 2 फेजेस के अंदर जो वोटर टर्नआउट था इनिशियली, उसके अंदर 5 to 6% की इंक्रीमेंट हुआ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको 11 दिन के बाद और फिर बाद में 4 डेज के बाद उसको अपडेट कर दिया था। तो पहले इट वॉज अराउंड 60%, देन इट वेंट टू अराउंड 65%। ये थोड़ा कंट्रोवर्सी चल रही है। इनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर कुछ फ्रॉड हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। शायद उस वजह से ऐसा हो रहा होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा देखो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कैलकुलेट करने में बड़ा समय लग सकता है कई बार, और ऐसा नहीं है कि पहली बार ये डेटा अपडेट हुआ है। 2014, 2009, 2004, 2019, हर बार डेटा अपडेट होता है, क्योंकि कुछ वोट्स हम लोग बाद में काउंट करते हैं, बैलेट वगैरह एंड ऑल दैट। और ये जो किया जा रहा है इस एनजीओ के द्वारा, वो फालतू में लोगों के मन में डाउट क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। 90 करोड़ से प्लस जो है वोटर हैं, अच्छी खासी वोट कर रहे हैं। 8,000 से ज्यादा कैंडिडेट हैं। 10.5 लाख से ज्यादा जो है वो बूथ हैं। हर कैंडिडेट, हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर उसके पोलिंग एजेंट्स होते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि ये इलेक्शन किसी बंद कमरे के अंदर होते हैं। हर कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट उस बूथ के ऊपर अंदर प्रेजेंट होते हैं। 87,000
ऐसे एजेंट अलग अलग कैंडिडेट वहां पे सेटअप करते हैं, और ये सब कुछ इनके सामने होता है, पूरी प्रोसेस के ऊपर नजर रखते हैं, और इनको फॉर्म 17C वोटिंग के तुरंत बाद में दे दिया जाता है। तो हर कैंडिडेट को पता होता है कि उसको कितने बूथ से कितनी वोट मिली, हर कैंडिडेट को पता होता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको वेबसाइट पे नहीं डाल रहा है अभी। क्यों नहीं डाल रहा है? क्योंकि ऐसा कोई लीगली मैंडेट है ही नहीं। ऐसा कोई कानून नहीं है जो ये कहता हो कि 17C को वेबसाइट पे डालना कंपलसरी है। हम नहीं डाल रहे हैं, और बाद में डाल देंगे क्योंकि अभी कैलकुलेशंस वगैरह चल रही हैं, ये उन्होंने कहा। अब इस पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस एनजीओ को कोई राहत नहीं दी है, और इनको ये साफ साफ कहा कि भाई साहब, ज्यादा पब्लिसिटी के चक्कर में मत पड़े, इलेक्शन का समय चल रहा है, लोगों के मन में डाउट क्रिएट मत करें किसी भी तरह का। प्रोसीजर अच्छा चल रहा है, ग्राउंड लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है। हल्की फुल्की वायलेंस की घटनाएं तो हमारे देश में 50-60 साल से हो ही रही हैं, इलेक्शन के दौरान कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्लीज इस तरह की पीआईएल मेरे पास बार बार मत लेके आए। 2019 की एक पीआईएल इस रिगार्डिंग ऑलरेडी पेंडिंग पड़ी हुई है, और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी पीआईएल को एंटरटेन करने से मना कर दिया है। कोई कानून का वायलेशन यहां पे नहीं हो रहा है, क्योंकि कानून ऐसा कहता ही नहीं कि ये फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, तो क्या दिक्कत है भाई? कैंडिडेट को पता होता है उसको कितने वोट से कितने वोट मिली हैं। तो इस पूरे मामले में बेसिकली अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पीआईएल को एंटरटेन करने से मना कर दिया है। ये है बेसिकली अभी एंड का जो रिजल्ट आया है। हाँ, ये टॉपिक हम लोगों ने काफी डिटेल में किया है, पिछले हफ्ते में किया, कल भी किया था। तो वोटर टर्नआउट को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कौन कौन सी एलिगेशंस लगी हैं, हालांकि मैंने आपको बता दिया है। ये साइड में जो आपको दिख रहा है ना, ये वही फॉर्म 17 है। और फॉर्म 17 क्या होता है, इसके अंदर पूरी वोटिंग की डिटेल वगैरह होती है। ठीक है, ये है पूरा आर्टिकल छोटा सा। हालांकि ये कल वाला आर्टिकल इतना समय मुझे लेना नहीं था इसमें, बट फिर भी लेट्स सी। एक और आर्टिकल अपने पास यहाँ पे आता है, एट द अपकमिंग वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अ टूल किट टू प्रिपेयर नेशंस फॉर द पेंडेमिक। देखिए, कोविड 19 आया, कोविड 19 से पहले भी कई पेंडेमिक हमारे पास आते रहते हैं, हर 5-7 साल के बाद, 10 साल के बाद एक ना एक कोई बड़ा पेंडेमिक इस तरह से आता ही रहता है। कोविड 19 जैसा वो बहुत बड़ा नहीं हो पाता, लेकिन यस, काफी सारे पेंडेमिक हमने पिछले कुछ डेकेड्स में देखे हैं, और ये फ्यूचर में भी जो है पेंडेमिक्स आएंगे, दैट्स अ रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो उसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में एक लीगली बाइंडिंग, हम लोगों ने एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया। ठीक है, और 196 कंट्री जो है इसका पार्ट है, और ये टाइम टू टाइम इसकी मीटिंग होती रहती है। ये जो मीटिंग होती है ये की जाती है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के अंडर में, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस। ठीक है, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन क्या होता है? लीगली फ्रेमवर्क होता है, लीगली बाइंडिंग होता है, और ये क्या कहता है, ये बताता है कि भैया पब्लिक इमरजेंसी के टाइम पे, ऐसी पब्लिक इमरजेंसी जो इंटरनेशनल कंसर्न की हो, जैसे कोविड 19, उस केस में कंट्रीज को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो चाइना के अंदर पेंडेमिक आया, तो अपनी नेबरिंग कंट्रीज को तुरंत इन्फॉर्म करें, बॉर्डर के ऊपर क्या कार्रवाई करनी है उसको तुरंत फाइनलाइज करें। और क्योंकि ये जो डिसीज हैं, जो वायरसेस वगैरह हैं, वो ट्रैवलिंग करने से फैलते हैं, तो कौन कौन से हेल्थ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो, ट्रैवलिंग करनी है कि नहीं करनी है इंटरनेशनल, इस तरह की जो भी चीजें हैं वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में वो यूज करें। बेसिकली बड़ी बड़ी बातें हैं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, अगर ये चीजें इतने सालों से चल रही हैं, अगर बहुत सही इसका अगर फॉलो किया जाता, तो शायद मार्स और बर्ड फ्लू और कोविड और दुनिया भर के जो सार्स वगैरह ये वायरस फैलते हैं, शायद उतने नहीं होते। लेकिन हाँ, प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल जो हेल्थ रेगुलेशंस हैं वो WHO के अंडर में काम करते हैं, और बहुत सालों से काम कर रहे हैं। 1969 में फर्स्ट टाइम इसको जो है अडॉप्ट किया गया था। लेकिन कई कंट्रीज जो है बीच बीच में इसको लेकर इश्यूज क्रिएट करती रहती हैं, और फाइनली एक नया ड्राफ्ट हम लोगों ने लॉन्च किया है, ताकि फ्यूचर में जो पेंडेमिक्स आए उसको हम लोग बेटर तरीके से हैंडल कर सकें। ये है छोटा सा आर्टिकल, इसमें वो ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही पढ़ना है आपने। ठीक है, चलिए। ब्रेन ईटिंग अमीबा, बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ केरला के अंदर, सॉरी महाराष्ट्र में नहीं, केरला में हुआ ये। वहां पे एक 5 साल की बच्ची थी, और वो स्विमिंग करने गई,
उसकी नोज के थ्रू एक अमीबिया, जिसे नेलेग्रिया फ्लोरी कहते हैं, ये उसके ब्रेन में चला गया। धीरे धीरे उसके ब्रेन सेल्स को खाने लगा और उस बच्ची की डेथ हो गई। दिस इज कॉल्ड नेग्लेरिया फोलेरी, या इसे फ्री लिविंग अमीबिया भी कहते हैं। ब्रेन ईटिंग अमीबिया है ये। ओके। और ये रेयर ब्रेन इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिंगल सेलुलर होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, रेयर ब्रेन इन्फेक्शन क्रिएट करता है, जिसे कहते हैं प्राइमरी अमीबिक मीनिंगलो टेलाप्लेटिस। ठीक है, पीएएम कहते हैं बेसिकली इसको। कोल्ड वाटर में नहीं होता है यूजली, थोड़ा सा जो फ्रेश वाटर वार्म वाटर होता है गर्म, उसके अंदर होता है। सोयल के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये क्या करता है, बॉडी के अंदर नोज के थ्रू एंट्री करता है और धीरे धीरे आपके ब्रेन तक ट्रेवल करता है। स्वेलिंग आने लगती है और आपके ब्रेन के टिश्यूज को धीरे धीरे खत्म करने लगता है, धीरे धीरे कंज्यूम कर लेता है। हाई टेम्परेचर ऑफ टू 46 डिग्री आर conducive to its growth and it can survive for the short period in the warm environments। और ये डेंजरस तो है ही, क्योंकि डेंजरस इसीलिए है क्योंकि किसी के अंदर ये चला गया है ना, तो डेथ आप मान के चले कंफर्म है। 1 to 18 डेज लगता है पेशेंट को मरने में, और यूजली 5 दिन के बाद पेशेंट कोमा में चला जाता है। धीरे धीरे आपका ब्रेन कंज्यूम होता रहेगा। शुरुआत में आपको हेडेक होगा, फीवर होगा, उल्टी आएंगी, आपकी गर्दन स्टिफ हो जाएगी, कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा, हेलुसिनेशंस आपको दिखने लगेंगे, कुछ कुछ दिखने लगेगा, और फिर अनफॉर्चुनेटली आपकी डेथ हो जाएगी। तो इसका ना कोई इलाज भी नहीं है बेसिकली, पर्टिकुलर इसके लिए कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं हमारे पास। वो क्या रहता है, बस कुछ दवाइयां वगैरह दे दी जाती हैं डॉक्टर के द्वारा, लेकिन ये इतना डेंजरस होता है कि आपकी डेथ होती है। लेकिन ये बहुत रेयर है, 1 in millions कभी खबर सुनने को मिलता है इसके बारे में। और अभी केरला में ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ और एक बच्ची की डेथ हो गई। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड थोड़ा सा टॉपिक है, इतनी ही डिटेल आपको सफिशिएंट है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्लेसेस इन न्यूज में हमारे पास एक आर्टिकल आता है, यूएस इजिप्ट अग्री टू अलाउ गाजा एड थ्रू कैरम शेलोम। हालांकि आर्टिकल हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन गाजा से आउट ऑफ गाजा जाने के लिए टोटल 3 क्रॉसिंग है। एक है राफा क्रॉसिंग, जो काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, दवाइयां वगैरह वो सब, वो राफा क्रॉसिंग के थ्रू ही इजिप्ट से गाजा में जाती हैं। एक दूसरी क्रॉसिंग है जिसे कहते हैं एरेज क्रॉसिंग, यहाँ पे ऊपर नॉर्थ की तरफ गाजा में। एरेज क्रॉसिंग यूज की जाती थी जो गाजा में रहने वाले लोग थे उनके द्वारा इसराइल में जाने के लिए। बेसिकली तो जो डेली वेज अर्नर्स होते हैं वो इसी क्रॉसिंग के थ्रू जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तीसरी क्रॉसिंग है यहाँ पे केरन शोलम। ये जो एरिया है इसराइल का आसपास का इधर वाला एरिया, ये थोड़ा सा एग्रीकल्चर ओरिएंटेड एरिया है, और यहाँ पे कई तरह की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। और कैरन शोलम ये यूज किया जाता है गुड्स क्रॉसिंग के लिए। ठीक है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी करनी है, गुड्स करा इधर उधर लेके जाने हैं, वो इसके थ्रू ही जाते हैं। सो राफा क्रॉसिंग को काफी समय से बंद कर दिया गया था, हालांकि थोड़े समय पहले उसको ओपन किया गया है, लेकिन अभी इजिप्ट और यूएसए ने ये कहा है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, दवाइयां वगैरह हैं, फूड वगैरह हैं जो गाजा में जा रही हैं, वो कैरन शोलम ओपनिंग के थ्रू भी जा सकती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा न्यूज में था, तो इसके बारे में 2-3 छोटी छोटी चीजें आपने याद रखनी है। पहली बात तो कैरन शोलम क्या है, कौन कौन सी कंट्री के बीच में पड़ता है। दिस इज बिटवीन, एक्चुअली वे तो ट्रांजैक्शन है, इजिप्ट, इसराइल और गाजा, बट ज्यादा जिसकी ओरिएंटेशन है दैट इज बिटवीन गाजा एंड इसराइल। तो सवाल अगर एग्जाम में आ जाए, एक ही ऑप्शन आएगा, या तो ट्राई जंक्शन आएगा या फिर बिटवीन आएगा। बिटवीन की अगर बात करें तो दिस इज बिटवीन गाजा एंड इसराइल। ट्राई जंक्शन की बात करें तो गाजा, इसराइल और इजिप्ट। नदन पार्ट ऑफ गाजा के अंदर ये पड़ता है, गुड्स क्रॉसिंग के लिए यूज होता है, याद रखना है। डेली वेज अर्नर्स इसको यूज नहीं करते हैं। छोटी छोटी चीजें प्लेसेस इन न्यूज में आपको पता होना चाहिए। चलिए इतना ही काफी है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड ऐसा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक है। ये 1999 से चल रहा है, जब कारगिल वॉर हुआ था उसके बाद जो है कई कमिटीज ने रिकमेंड किया था कि इंडिया में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड होनी चाहिए।
लेकिन उसके रिगार्डिंग अभी एक जो है ड्राफ्ट ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो गया है, और इलेक्शन के बाद जो है इसको फाइनलाइज डेफिनेटली किया जा सकता है। तो बेसिकली जो हमारी तीनों फोर्सेज हैं, इंडियन आर्मी, हमारी जो इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स है, तीनों को हम लोग क्या करने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है, तीनों यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगी। तीनों ज्वाइन करने से उससे बेनिफिट क्या होता है, उससे बेनिफिट ये होता है कि मान लो कोई कल को लड़ाई हो जाती है पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ, किसी और के साथ, तो उसमें क्या होता है, ये जो तीनों फोर्सेस के जो रिसोर्सेज हैं, हम इसको एक साथ यूज कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़े बेनिफिट होता है, तीनों फोर्सेस एक साथ काम कर सकती हैं। देखिए, एक साथ तो अभी भी काम करती हैं, लेकिन तीनों के ऑफिसर अलग अलग होते हैं ना। तीनों के पर्सनल अलग होते हैं, उनके एसेट्स अलग होते हैं, वेपन्स अलग होते हैं। फिर बाद में हमको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। लेकिन इस थिएटर कमांड में क्या होता है, एक ही कमांडर होगा, और उसी कमांडर के अंडर में सारे रिसोर्सेज काम करेंगे। जो पर्सनल्स हैं, एसेट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक्स है। इससे क्या होगा, जब मिलिट्री जब लड़ाई होगी तो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड किया जा सकता है, और बेटर तरीके से कोऑर्डिनेट किया जा सकता है, जैसे इसराइल में होता है, अमेरिका में होता है, रशिया में होता है, इवन चाइना में भी होता है। ये थिएटर कमांड होती हैं। तो बेसिकली थिएटर कमांड का मतलब यही होता है कि यूनिफाइड कमांड होती है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की, एक साथ काम करते हैं। और एक ही ऑफिसर, एक ही कमांडर होगा जो उसको हैंडल करता है। तो आपको उसको दूसरे कमांडर की परमिशन लेने की, वेट करने की जरूरत नहीं है। आप जल्दी जल्दी मिनटों सेकंड के अंदर डिसीजन ले सकते हो। अभी फिलहाल अगर बात करें, हम बात करें तो हमारे पास 19 मिलिट्री कमांड्स हैं इंडिया में, जिसमें से 7 कमांड जो है वो आर्मी की हैं, 7 कमांड एयर फोर्स की हैं, 3 कमांड जो है वो नेवी की हैं। एक कमांड जो इंडिया में है वो है अंडमान निकोबार कमांड, जो कि अभी इंडिया में एक कंबाइंड थिएटर कमांड है। दिस इज द ओनली थिएटर कमांड इन इंडिया राइट नाउ, जिसके अंदर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों कंबाइंड है, और एक ही ऑफिसर उनको हैंडल करता है। एक कमांड हमारे पास है जिसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। ये कमांड जो है न्यूक्लियर, जो हमारे पास वेपन्स है, न्यूक्लियर जो स्टॉक पाइल्स वगैरह हैं, उनको देखने का काम करती है। लेकिन अभी आइडिया ये है कि हम लोग तीनों कमांड को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि भाई एक तरफ हमारे पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना है, तो दुश्मनों से घिरे हुए हैं हम लोग, राइट। तो डेफिनेटली उस केस में हमें काम करने की जरूरत है। उसके अलावा जो वॉर्स हैं, उनका तरीका भी चेंज हो गया है ना। पहले तो लड़ाइयाँ ग्राउंड पे हुआ करती थी, अब तो साइबर में भी लड़ाई हो रही है, फ्यूचर में स्पेस में भी लड़ाइयाँ होंगी। तो नई नई जो जरूरतें आ रही हैं समाज में, लड़ाइयों का जो तरीका चेंज हो रहा है, नए नए फ्रंट्स खुल रहे हैं, उसके लिए हमें ज़्यादा प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है। सो दैट इज वाई वी नीड दिस जॉइंट कमांडर, दिस थिएटर कमांड। इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बेटर होगा, तो इसलिए हमें ये चाहिए। इससे क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ डिफेंस इक्विजिशन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। अभी क्या होता है, आर्मी अपनी रिक्वायरमेंट बताती है, नेवी अपनी, एयरफोर्स अपनी, मुझे इतना सामान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उससे क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है कई बार, और एसेट्स ओवरलैप कर जाते हैं। जब एक ही कमांड होगी तो एसेट्स ओवरलैप नहीं करेंगे, ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, इससे बेसिकली ये होगा। ठीक है, अभी तीनों की डिमांड सेपरेटली फुलफिल करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। ग्लोबल ट्रेंड भी ऐसा है, यूके, चाइना, रशिया, यूएस में थिएटर कमांड्स यूज होती हैं, हम भी कर सकते हैं। लड़ाई के समय जो है टाइमली रिस्पॉन्ड हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी, बॉर्डर, है ना। और नहीं देखी है तो देखनी चाहिए, हर इंडियन को देखनी चाहिए। इसमें ये दिखाया गया है कि जब लड़ाई चल रही थी, इंडियन आर्मी ग्राउंड पे जब लड़ रही थी, उस समय एयर फोर्स के साथ हम लोगों को कोऑर्डिनेट करना था। ठीक है, लेकिन वो कोऑर्डिनेट थोड़ा डिले हुआ। उस मूवी में दिखाया गया कि डिले इस वजह से हुआ क्योंकि उस समय रात का समय था, और हमारे पास ऐसे, एयरफोर्स के पास ऐसे जहाज थे नहीं जो रात में काम कर सकते थे। अब तो खैर बहुत एडवांस वाले आ गए हैं। लेकिन जो एक मुद्दा उसमें नहीं दिखाया गया वो ये भी था कि आर्मी जब एयर फोर्स के साथ कोऑर्डिनेट करती है ऐसे मामले में, तो उन चीज़ों में कई बार समय लग जाता है, क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स, एयर फोर्स ऑफिसर्स वो यहाँ कहीं और एंगेज होते हैं, ये कहीं और एंगेज होते हैं, कई बार मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है ना, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन में समय लग जाता है। और वॉर के समय तो विद इन सेकेंड, विद इन मिनट्स डिसीजन आपको लेने होते हैं। तो एक ही कमांड अगर रहेगी ना तो डिसीजन बेटर हो सकते हैं डेफिनेटली आपके। लेकिन अब तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया। 1970s हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, फिर 1919 में हम लोगों ने मेहता कमेटी बनाई, उसके अंदर भी सेम बात हुआ। अब तक क्यों नहीं कर पाए हम लोग इसको, बेसिकली सवाल ये है।
इसका एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि लैक ऑफ कंसेंसस। ठीक है, ये अब तक प्रॉपरली नहीं बन पाया। बनने लगता है फिर नहीं बन पाता। दिक्कतें यहां पे आ रही हैं क्योंकि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ठीक है, तीनों के जो टॉप कमांडर्स हैं, जो हेड हैं, थिएटर कमांड को लेके उनके बीच में जो है वो प्रॉपर कम्युनिकेशन शायद नहीं है, या वो कंसेंसस नहीं बना पा रहे हैं। देखिए, थिएटर कमांड को कौन हैंडल करेगा? डेफिनेटली हमारे इंडिया में जो 70% रिसोर्सेज हैं वो तो आर्मी को जाते हैं, बचा हुआ बाद में जो है नेवी को जाता है, बीच वाला एयरफोर्स को जाता है। लेकिन अपनी अपने डोमेन में तो ये टॉप ऑफिसर ही हैं। तो थिएटर कमांड को कौन फाइनली कमांड करेगा? क्या आर्मी, एयरफोर्स या नेवी वाले कमांड करेंगे? उसको लेके बहुत बार कंसेंसस होता है। तो एक कई बार ऐसा हो सकता है कि इतने बड़े लेवल पे जो ऑफिसर होते हैं भाई, थोड़ा ईगो इशू भी हो सकते हैं। नेवी वाले कहेंगे साहब मैं आपके अंडर में क्यों काम करूं, मैं आपको आंसरेबल क्यों हूं। ऐसा हो सकता है कई बार। तो पर्सनल इश्यूज भी कई बार हो सकते हैं, जिसकी वजह से कई बार कंसेंसस अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाया। उसके अलावा जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स हैं, उनके बीच में मिसमैच है। जब थिएटर कमांड होगी तो ये कैसे मैच होंगी आपस में, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के डेफिनेटली बहुत सारे कंसर्न्स हैं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास लिमिटेड जैसे रिसोर्सेज पहले से ही हैं अनफॉर्चुनेटली। और जब थिएटर कमांड होगी तो इतने सारे कम रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ डिवाइड करेंगे, ये भी एक बड़ी बात है। जैसे एक माना जा रहा है कि वेस्टर्न फ्रंट पे हम लोग पाकिस्तान को लेके थिएटर कमांड बनाएंगे, ईस्ट में चाइना को लेके बनाएंगे, एक हम लोग मैरीटाइम थिएटर कमांड भी बनाएंगे शायद, जो कोयम्बटूर के अंदर होगी। अंडमान निकोबार वाली जो कमांड है उसको भी हम इसके साथ मर्ज कर देंगे। ऐसा एक माना जा रहा है कि नॉर्थ इंडिया के लिए हम लोग करेंगे, जो लखनऊ के अंदर बेस होगा, वेस्ट पार्टन ऑफ इंडिया जो जयपुर के अंदर बेस होगा। अब एयरफोर्स के ऊपर पास को भी लिमिटेड से रिसोर्सेज हैं, तो वो कहाँ कहाँ अपने रिसोर्सेज डिवाइड करेंगे? तो ये उसका बहुत बड़ा कंसर्न है, राइट। उसके अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से भी क्या होता है, गवर्नमेंट चेंज होती रहती हैं और गवर्नमेंट्स के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं थिएटर कमांड्स को लेके। क्योंकि इसके अंदर आपको पूरा ओवरहोल करना पड़ता है। इतने सालों से इंडिया का जो आर्मी का स्ट्रक्चर चल रहा है डिफेंस फोर्सेज का, वो अचानक से आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक कंसर्न यहाँ पे नजर आता है। एक छोटा सा आर्टिकल और भी है अपने पास, जो ऊपर मैंने मेंशन नहीं किया था। ठीक है, ये एक रिवर है, परवरा रिवर। और यहाँ पे स्टेट जो डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के पर्सनल थे कुछ, वहाँ पे काम कर रहे थे, ट्रेनिंग वगैरह को चल रहा था। और अनफॉर्चुनेटली उनकी एक बोट थी वहाँ पे, जब काम कर रहे थे वो बोट कैप्साइज हो गई, और 3 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो पर्सन उनकी डेथ हो गई। तो ये रिवर इसलिए न्यूज में था। रिवर का नाम है प्रवरा रिवर। ऐसा माना जाता है कि जो अगस्त्य ऋषि थे, अगस्त्य ऋषि क्या करते थे, उन्होंने बहुत सालों तक तपस्या किया, और वो सिर्फ और सिर्फ पानी पीते थे, फूड वगैरह नहीं खाते थे। तो उनके तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए, और उनकी रिक्वेस्ट करने के बाद ये कहा गया कि गंगा की एक धारा यहाँ पे आए। और तब जो है वो प्रवरा रिवर के रूप में गंगा की एक धारा, पार्ट ऑफ गंगा, वो वहां पे आया उनकी तपस्या करने के बाद। ये इनके पीछे एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है बेसिकली। तो ये रिवर के बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, बिकॉज इट वाज इन न्यूज रिसेंटली। तो महाराष्ट्र से है ये। और जो ईस्टर्न स्लोप ऑफ सह्याद्री है, महाराष्ट्र के अंदर जो वेस्टर्न घाट है उसको सह्याद्री कहा जाता है। तो उसके ईस्टर्न स्लोप से ओरिजिनेट होती है। वेस्टर्न स्लोप से अगर ओरिजिनेट होती तो ईस्ट की तरफ कभी भी नहीं जाती, क्योंकि वेस्टर्न घाट एक वाटर डिवाइड है। कोई भी रिवर वेस्टर्न घाट को ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट कट डाउन करके नहीं जाती है। जो ईस्ट की तरफ ओरिजिनेट होती हैं वो ईस्ट की तरफ ही जाती हैं, जो वेस्ट की तरफ ओरिजिनेट होती है वेस्ट की तरफ ही जाती है, क्योंकि इट्स अ परफेक्ट वाटर डिवाइड। एनीवेज, तो ये ईस्टर्न स्लोपो सह्याद्री से निकलती हैं। ठीक है, बाद में जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कुछ माउंटेन्स है वहां से ये निकल के जाती हैं। दिस इज द ओनली ट्रिब्यूटरी अमंग द 7 मेजर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, गोदावरी रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। ओके, गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। दिस इज द ओनली ट्रिब्यूटरी अमंग द 7 मेजर ट्रिब्यूटरीज दैट ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट सिमिलर टू द गोदावरी इटसेल्फ। जिस तरह से गोदावरी वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट होती है, ये ट्रिब्यूटरी भी वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट होती है। उसके अलावा कोई भी ट्रिब्यूटरी गोदावरी की प्रॉपरली वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं होती है। ठीक है, जब ये रिवर आगे बढ़ती है तो भंद्रदारा जो टाउन है वहां पे एक डैम बनाया गया है इसी रिवर के ऊपर। ठीक है, और उस डैम के पीछे जो लेक बनाई गई है उसका नाम है आर्थर लेक। एक फॉल भी बनाती है जब यहाँ से पानी गिरता है, तो उसका नाम है अम्ब्रेला फॉल। छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से आप थोड़ा सा इसको
कर सकते हो, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं जानना है, ठीक है। प्रवरा रिवर ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में यही आएगा कि प्रवरा रिवर कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, या फिर ये कौन से स्टेट के अंदर है। इससे ज्यादा आप यहां से एक्सपेक्ट मत करिए। चलिए, लास्ट जो एडिटोरियल है वो अपना बनता है ये वाला, द रीडिंग द लोअर वोटर टर्नआउट सिनेरियो। हालांकि इसके अंदर ज्यादातर बातें अमेरिका की गई हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा अमेरिका वाली बात को थोड़ा अवॉइड ही करेंगे। तो वोटर टर्नआउट अभी 60% के आसपास चल रहा है इंडिया में। लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, और वैसे भी देखा गया है कि लोकसभा के इलेक्शंस में वोटर टर्नआउट थोड़ा कम ही होता है, असेंबली इलेक्शंस के अंदर थोड़ा सा ज्यादा रहता है। और अगर हम लोग वोटर टर्नआउट की बात करें 1957 से 2019 तक, एक बड़ा ही जिगजैग तरीके से वोटर टर्नआउट हुआ है। कभी कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा सा कम हो जाता है। पिछले जो 10 इलेक्शन किए गए हैं, उस 10 इलेक्शन में से ये देखा गया है कि जब जब वोटर टर्नआउट इंक्रीज हुआ है, द इंकम्बेंट वॉज विक्टोरियस 6 टाइम्स एंड द लोस्ट 4 टाइम्स। यानी कि जो प्रेजेंट सरकार है वो 6 बार जीती है, और जो 4 बार वो हारी है। हालांकि बार बार ऐसे रिसर्च करके बताया गया कि वोटर टर्नआउट से इस चीज का कोई खास रिलेशन होता नहीं है। लेकिन फिर भी एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो एक ऐसा बिलीफ माना जाता है, एक ऐसी एक्सपीरियंस है लोगों का, कि जब जब वोटर टर्नआउट ज्यादा होता है तो वो प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए खतरा होता है। क्योंकि लोग बाहर निकल के ज्यादा वोट क्यों करते हैं? क्योंकि वो चेंज चाहते हैं, इसीलिए लोग ज्यादा वोट करते हैं। हालांकि ग्राउंड लेवल पे इसकी कोई सच्चाई खास नजर नहीं आती है, बट फिर भी ये एक इंडिया में बिलीफ माना जाता है, और कई हद तक कुछ कुछ केसेस में ठीक हो भी सकता है। भाई अगर आप चेंज चाहते ही नहीं तो वोट करने का कोई फायदा नहीं है। अब चेंज चाहते हैं तो जाइए, तकलीफ उठाइए, परेशान होइए, जाइए वोट करिए, आपका अधिकार है, आप उसको यूज करिए। उस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। तो इन 2024 नंबर ऑफ द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द डिक्रीज टर्नआउट आर फ्लोटिंग। 2024 में खास करके जो शुरू के 2 फेजेस थे उसमें काफी कम वोटर टर्नआउट हुआ। और एक्चुअली देखिए, जब शुरुआत होती है ना इलेक्शन की, माहौल बनता है देश में, शुरुआत में वोटर टर्नआउट कम ही होता है। धीरे धीरे माहौल बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो लोग थोड़े से ज्यादा अवेयर हो जाते हैं और वोट करने के लिए ज्यादा नंबर्स में बाहर जाते हैं, राइट। तो 2024 में जो वोटर टर्नआउट कम हुआ है, कई सारे रीजंस उसके पीछे देखे गए हैं। एक तो एक्सट्रीमली हॉट वेदर है, लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में हीट वेव चल रही हैं, कोविड 19 का पेंडेमिक अब तक देखने को मिल सकता है, प्राइस राइज, जॉब लॉसेस, वोटर इंडिफरेंस, वो सब रीजन इसके पीछे हो सकते हैं। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो अर्बन एपथी है, वोटर्स अर्बन एपथी, मेट्रो सिटीज में खासकर, ये एक सबसे बड़ा रीजन हो सकता है वोटर टर्नआउट के होने का। देखिए गांव में क्या है, 200 300 500 वोट्स होती हैं, ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। एक एक छोटी छोटी सिटीज में भी हजारों की संख्या में, बड़ी बड़ी मेट्रोज की में लाखों की संख्या में वोट्स होती हैं। वहां पे अगर लोग वोट नहीं करते तब दिक्कत हो जाती है। थोड़ा डेटा की अगर बात करें तो 1951 से लेके 1952, उस समय जो वोटर टर्नआउट हुआ था, दैट वाज ओनली 45.67%। तो ये देश नया नया आजाद हुआ था, इलिटरेसी देश में बहुत ज्यादा थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, है ना, गरीबी बहुत ज्यादा थी। आजादी हमें मिल ही गई थी तो लोगों को लगा भाई आजादी तो मिल ही गई है, यही नेता लोग हैं जिन्होंने हमें जिताया था, यही फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है हम लोग इनको ही वोट। तो उस समय ज्यादा था नहीं, 45.6% के आसपास ही हुआ था। अभी तक देश में वोटर टर्नआउट लोकसभा इलेक्शन में 70% को टच नहीं किया है। 2019 के इलेक्शन में हाईएस्ट था, विच वॉज 67.4%। ये भी बड़ी मजेदार बात है। लास्ट इलेक्शन में इट वॉज 67.4%। 2014 के इलेक्शन में दिस वॉज 66.4%। 2019 के इलेक्शन में दिस वॉज 58%। तो जब वोटर टर्नआउट इंक्रीज होता है, पिछले से पिछले में जो टर्नआउट इंक्रीज हुआ, तो सरकार चेंज हुई। 2019 के अंदर जब वोटर चेंज हुआ तो सरकार चेंज नहीं हुई, सेम रही। इस बार वोटर टर्नआउट कम हुआ है, तो वी कैंट से एग्जैक्टली क्या होगा। एक जनरल बिलीफ यही कहता है कि जब जब वोटर टर्नआउट बढ़ता है, लोग नाराज होते हैं, इसीलिए वो बाहर जाके ज्यादा वोट करते हैं, बिकॉज दे वांट चेंज। और आप यहाँ पे देख सकते हो वोटर टर्नआउट देश में जो है कम ज्यादा जो है वो टाइम टाइम के साथ होता रहता है। एक बहुत बड़ा रीजन जो बताया गया है वोटर टर्नआउट के कम होने का, वो क्या है, इनेबिलिटी टू वोट ड्यू टू द इंटरनल माइग्रेशन।
इंडिया में कितना सारा लोग झारखंड बिहार से, इधर उधर से, दूसरे स्टेट्स के अंदर काम करने जाते हैं हम लोग, राइट। आईटी सेक्टर की वजह से बेंगलुरु में पूरे देश से लोग जाते हैं, पुणे में, हैदराबाद में, मुंबई में दुनिया काम करने के लिए जा रही है, राइट। अब ये जो माइग्रेंट्स हैं जो अलग अलग रीजंस की वजह से जाते हैं, वो ज्यादातर वोट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, अपने होम टाउन से दूर रहते हैं, अनपेड लीव्स होती हैं, वेज लॉसिस होता है। अब अगर आपको मुंबई से कोलकाता जाना पड़े तो आपको 4-5 दिन तो जाने पड़ेंगे, छोड़ के आने जाने में ट्रैवलिंग में टाइम लगता है, वोटिंग भी एक दिन आपको करनी है। तो ये इस दिन का जो वेज है आपका, वो तो गया ना। तो लोग वोट ही नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पे नजर आता है। हीट डेफिनेटली एक रीजन हो सकता है। और अमेरिकन वोटर्स में काफी लंबी चौड़ी रिसर्च हुई है इसके बारे में, इंडिया में कुछ खास रिसर्च नहीं हुआ है। और अमेरिकन वोटर्स का ये कहना है कि भाई, जब उनको पता है, 100% वो श्योर हैं कि उनका ही कैंडिडेट जीतेगा, और जो कंपटीशन में दूसरा कैंडिडेट है वो बहुत पीछे है, तो फिर वोट हम लोग नहीं देने जाते, क्योंकि पता ही है कि हमारा कैंडिडेट ही जीतेगा। तो क्यों ही करना है वोट देके? अगर आपको पता है कि आपके कैंडिडेट की हार है, अब वो हारने ही वाला है 100%, तो फिर आप वोट देने क्यों जाओगे? आपको लगता है कि वोट दूंगे तो कोई खास बेनिफिट होगा नहीं। और अगर आपका कैंडिडेट जीत रहा है 100%, तभी आप वोट नहीं देते हो कि जीत ही रहे तो कोई फायदा नहीं। हाँ, जब आप चेंज चाहते हो तो फिर आप हारे हुए कैंडिडेट को ज्यादा नंबर्स में जाते हो उसको जिताने के लिए। जब आप चेंज चाहते हो, चेंज नहीं चाहते हैं अगर लोग, तो यूजली वोट करना पसंद नहीं करते हैं। फिर भी ये कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है फाइनल, इसके अंदर भी कोई प्रॉपर, इंडिया में तो खैर खास रिसर्च हुआ ही नहीं है, अमेरिका वगैरह में रिसर्च हुआ है, बट ऐसा कुछ आप, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल इसके लिए होता नहीं है। ठीक है, इट कैन बी ट्रू इन सम केसेस, इट कैन बी फॉल्स इन अदर केसेस ऑल्सो। ठीक है, चलो, तो दैट इज अबाउट इट। और आप सभी लोग वोट करें। आज मेरे यहाँ पे वोटिंग होने वाला है, तो दिन में जाऊंगा, वोटिंग करूंगा। लेट्स सी क्या होता है, एंड इट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, तो टेल मी द कमेंट सेक्शन के राइट टू वोट जो आपका है, ये कौन सा राइट है? दिस इज अ फंडामेंटल राइट और दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम हेयर। चलो, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।